हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी मेंटोर वंदना। वेलकम टू माय चैनल NIS SST गाइड। आज की वीडियो में क्लास 12th की पॉलिटी चैप्टर नंबर 26 भारत की विदेश नीति के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्लस कुछ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स लेकर आई हूं। तो डेफिनेटली आज की वीडियो आपको जरूर फायदा देगी। तो भारत की विदेश नीति, आप चैप्टर को पूरा नहीं पढ़ेंगे, हम इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स लेकर चलेंगे। तो पहला प्रश्न, भारत की विदेश नीति क्या है? आपके पास ये क्वेश्चन जरूर आएगा पेपर में। ये आ सकता है 2 नंबर का या 3 नंबर का। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, आपको इतना गो थ्रू इतना ज्यादा नहीं पढ़ना कि भारत की विदेश नीति शांति, सहयोग और गुट निरपेक्षता के सिद्धांतों पर आधारित है। भारत की जो विदेश नीति है ना, वो कभी भी आक्रमण करने, हमला करने के ऊपर बेस पर नहीं है। वो शांति, सहयोग और गुट निरपेक्षता इसके सिद्धांतों पर आधारित है। मैं भी आपको समझाऊंगी कि गुट निरपेक्षता किसे कहते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन जो है, भारत की विदेश नीति क्या है, उसका आंसर तो आप जरूर समझ गए होंगे। नेक्स्ट, इस चैप्टर में जो आपको कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं, पहला टॉपिक दे रखा है पंचशील। मैंने आपकी NIS की बुक देखी है, उसके मैंने एक छोटे से नोट्स बनाए हैं, क्योंकि पंचशील का जो ये टॉपिक है, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में और प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आए हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि पंचशील होता क्या है। तो पंचशील क्या है? ये एक 5 प्रोमिसेस है, सिंपल सी बात है, एक 5 प्रोमिसेस का एक सिद्धांत है जो किसके बीच में हुआ था, बस हमें ये याद रखना है अब कि वो भारत और चीन के बीच में हुआ था। एक समझौता था, एक अग्रीमेंट था, और ये समझौता और ये अग्रीमेंट 28 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के बीच में हुआ था। यानी इन दोनों देशों ने हस्ताक्षर किए थे, और हस्ताक्षर करने के बाद उन्होंने ये अग्रीमेंट को फाइनल किया था। तो पेपर में ना इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि फिल इन द ब्लैंक्स में दे देता है कि भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता हुआ था, और ये वो फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा 28 अप्रैल 1954। आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट। या तो वो पूछ लेगा कि पंचशील समझौता किन 2 देशों के बीच में हुआ, तो आपका आंसर आएगा भारत और चीन। अब इसका एक और क्वेश्चन है कि भारत की तरफ से हस्ताक्षर करने वाले वो कौन से प्राइम मिनिस्टर थे, तो मतलब किसने साइन किया था इस पंचशील समझौते पे? तो भारत की तरफ से थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और चीन की तरफ से कौन थे? चीन की तरफ से थे चाउ एन लाय। चाउ एन लाय। मैं आपको इसकी जो एक दूसरी वीडियो बनाऊंगी उसके अंदर मैं इनका पूरा नाम लिख दूंगी, चाउ एन लाय। ओके, तो हमारा पंचशील का अब ये नेक्स्ट एक पॉइंट लिखा हुआ है, पंचशील के सिद्धांत। यानी कि पंचशील में ये पेपर में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है कि पंचशील सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको केवल इतना करना है, पंचशील के यानी कि 5 प्रोमिसेस बिटवीन इंडिया एंड चाइना। पहला प्रॉमिस क्या हुआ था? देखो ये शेक हैंड कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना। यानी कि जो भारत और चीन ने आपस में प्रॉमिस किया था कि हम एक दूसरे के क्षेत्र का, उसकी बाउंड्रीज का, उसकी सीमाओं का हम सम्मान करेंगे पूर्ण रूप से, हम उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। ओके, वेरी गुड। देन सेकंड पॉइंट बना है हमारा परस्पर अनाक्रमण। अब आप समझ लीजिए, अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है ये लिखना, आप ये भी लिख सकते हैं, एक दूसरे पर हमला ना करना। यानी कि जो इंडिया है और जो चाइना है, उन्होंने आपस में प्रॉमिस किया कि हम एक दूसरे के ऊपर क्या, हम अटैक नहीं करेंगे। इंडिया और चाइना ने आपस में पंचशील सिद्धांतों में ये सेकंड प्रॉमिस किया कि हम एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। ओके, यानी आप इसको सिंपल भाषा में लिखेंगे, आपको कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है तो आपको एज इट इज, आपको केवल और केवल ये पॉइंट्स में आप लिख देंगे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। थर्ड पॉइंट आता है, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना। एक दूसरे के आंतरिक मामलों मतलब कि जैसे इंडिया है, इंडिया के अंदर जो भी कोई मैटर्स चल रहा है, उसका घरेलू मामला है, उसमें चाइना इंटरफेयर नहीं करेगा, उसमें चाइना इंटरफेयर नहीं करेगा। सिमिलरली इसी तरीके से चाइना के जो घरेलू मैटर्स हैं उसमें इंडिया भी इंटरफेयर नहीं करेगा। तो ये प्रॉमिस उन दोनों ने आपस में किया था, यानी कि एक दूसरे के आंतरिक मामले। अगर आप आंतरिक नहीं लिख पा रहे हैं तो आप इसकी जगह लिख सकते हैं घरेलू मामले। एक दूसरे के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हस्तक्षेप नहीं लिखा जा रहा तो आप लिख देंगे भागीदारी। एक दूसरे के मामलों में कोई भागीदारी नहीं करेगा, कोई भागीदारी नहीं लेगा। नेक्स्ट आ गया समता और
पारस्परिक हित, समता और पारस्परिक हित यानी कि एक दूसरे के साथ सहयोग बनाकर काम करेंगे। और लास्ट हो गया शांतिपूर्ण सह अस्तित्व यानी कि शांतिपूर्ण तरीके से वो भारत और चाइना एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। तो सिंपल सा ये क्वेश्चन आपका पंचशील के सिद्धांत, और ये कब हुआ था? 28 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के बीच में। आपका सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन, ये तीनों आपके क्वेश्चन अब कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको मेरी वीडियो एक बार या दो बार भी देखेंगे तो आप इस वीडियो के थ्रू आपका ये चैप्टर का ये कंटेंट, और क्योंकि ये क्वेश्चन आता है 3 नंबर का या 5 नंबर का, मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखे उसमें ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप इसको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करेंगे और इसको लिख कर देंगे। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये पंचशील के सिद्धांत या इसको भी सिंपल भाषा में और करना है, तो मैं डेफिनेटली उसको कन्वर्ट करूंगी। देखो निष्कर्ष में लिखा है कि पंचशील सिद्धांतों का उद्देश्य देशों के बीच शांति, विश्वास, सहयोग और सद्भाव स्थापित करना है। यानी भारत की विदेश नीति का महत्वपूर्ण आधार ही शांति है। वो कभी भी हमले की ओर, अटैक करने की ओर कभी भी उसके पक्ष में नहीं होता। तो आपकी बुक के अंदर पहला आपका टॉपिक था पंचशील, जो हमने अब डन कर लिए। नाउ इसके मैंने ना कुछ इंपॉर्टेंट MCQs बनाया। लेट्स सी, पंचशील का प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल। तो आंसर वुड बी जवाहरलाल नेहरू। पंचशील के सिद्धांतों की संख्या कितनी है? भाई पंचशील 5 से ही पता चल रहा है, ये तो 5। पंचशील के सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा? तो वो बी, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना ही इसका ये सिद्धांत है। और भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? आंसर वुड बी 28 अप्रैल 1954। नाउ इसका सेकंड टॉपिक आया है गुट निरपेक्ष, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये गुट निरपेक्ष जो भारत की विदेश नीति का मेन उद्देश्य है। इस गुट निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? इस गुट निरपेक्ष को इंग्लिश में कहते हैं नॉन अलाइनमेंट, यानी कि ऐसा गुट जो किसी और देशों के साथ नहीं मिला। हम एक बार फिर से समझते हैं। हम एक बात को समझेंगे कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था वो 1914 से 1918 के बीच में हुआ था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 से और 45 के बीच में, 1939 से 1945। तो जब ये दो और भारत को आज़ादी कब मिली थी? भारत को आज़ादी मिली थी 1947 में। तो जब भारत को आज़ादी मिली तो भारत ने क्या किया, क्योंकि जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया था और वो 45 में ख़त्म हुआ, 1945, तो जब ये ख़त्म हुआ था तो भारत ने जब आज़ादी पाई तो उस समय एक शीत युद्ध चल पड़ा था। मैं आपको ज़रूर समझाऊंगी शीत युद्ध क्या होता है। पर इस देखिए यहाँ मैंने लिखा हुआ है, ये एक सेकेंड, ये रहा शीत युद्ध। इस शीत युद्ध को मैं समझाऊंगी कि ये है क्या। मतलब इसके अंदर 2 ग्रुप्स थे। एक ग्रुप था पश्चिमी गुट जिसे कहते हैं अमेरिका, और एक पूर्वी गुट था जिसे कहते हैं सोवियत संघ। अब गुट निरपेक्ष में यानी कि भारत ने क्या किया, इस अमेरिका के साथ नहीं जुड़ा, इसने मना कर दिया था कि मैं आपके साथ नहीं जुड़ूंगा, और इसने USSR यानी सोवियत संघ के साथ भी मना कर दिया था कि मैं आपके साथ भी नहीं जुड़ूंगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत तनाव चल रहा था। ऐसे में भारत ने क्या किया, भारत के साथ मतलब टोटल 5 देशों ने मिलकर एक गुट निरपेक्षता बनाई, यानी कि हम वो देश जो विकासशील देश हैं, जो अभी अभी आज़ाद हुए हैं, वो किसी भी गुट में शामिल ना होकर अपने एक स्वतंत्र विदेश नीति अपनाएंगे। इसे कहते हैं गुट निरपेक्षता। एक बार फिर से पढ़ते हैं। गुट निरपेक्षता भारत की विदेश नीति का महत्वपूर्ण सिद्धांत था, जिससे भारत ने शीत युद्ध के दौरान किसी भी सैन्य गुट में शामिल ना होकर स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई। सिंपल सी बात है, आपको केवल ये लाइन लर्न करनी है कि भारत ने शीत युद्ध के दौरान किसी भी सैन्य गुट में शामिल नहीं हुआ और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई। आपका गुट निरपेक्ष कंप्लीट हुआ। अब गुट निरपेक्ष के जो उसमें जो मेन सिद्धांत थे वो एक तो ये थे शांति। ऑब्वियसली कोई भी कंट्री और स्पेशली भारत जैसी, क्योंकि इसमें कौन कौन से देश शामिल थे मैं आपको बता देती हूँ। भारत, इसमें यूगोस्लाविया, मिस्र, इंडोनेशिया और घाना, ये 5 देशों ने मिलकर, मैं इसकी जो राष्ट्रपति है उनकी डिटेल्स भी आपको लिख कर दे दूंगी, कि इन 5 देशों के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री ने मिलकर ये गुट निरपेक्षता ये संस्थापक सदस्य थे, देश थे। इनके जो मेन पॉइंट्स हैं कि इन्होंने किसको बल दिया, शांति और अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, सभी देशों के साथ मैत्री। मैंने आपको पहले ही एक बात बोल दी है कि मैत्री का संबंध बनाना
और किसी भी देश पर हमला नहीं करना, जातीय भेदभाव नहीं करनी, निशस्त्रीकरण का ध्यान रखना और सार्वभौमिकता और भौमिक अखंडता का सम्मान करना, आर्थिक विकास करना, क्योंकि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय उसकी स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी, बहुत खराब थी, उसको इस लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व नहीं होना था। तभी उसने क्या किया, एक ऐसा गुट बनाया अन्य देशों के साथ मिलकर, जो मैंने अभी नाम बताए थे आपको, ताकि वो किसी भी लड़ाई झगड़े में ना पड़कर मैत्रीपूर्ण संबंध बना सके। यही तो भारत की विदेश नीति का उद्देश्य है कि वो मित्रता के साथ रहकर सहयोग करेगा और दूसरे देशों की भी हेल्प करेगा और अपने देश का भी विकास करेगा। एक बार इसका ये देखते हैं। गुट निरपेक्षता आंदोलन ने शीत युद्ध और द्विध्रुवीय विश्व में स्वतंत्र और सार्थक तीसरे विकल्प का निर्माण किया। मतलब उसने कोई भी दो ग्रुप्स को ज्वाइन नहीं किया था और थर्ड उसने एक ऑप्शन का निर्माण किया था, उसका नाम था गुट निरपेक्षता। और इन्होंने विकासशील देशों के हितों, स्वतंत्रता और अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये विकासशील देश क्या होते हैं, ये आपको बात याद रखने के लिए, वो सारे देश जो दूसरे बड़े देशों से आज़ाद हुए थे, जैसे कि भारत ब्रिटिशर्स से आज़ाद हुआ था, तो वो एक विकासशील देश था, वो विकास करने की वो सारी संभावनाएं, सारी कोशिश कर रहा था। तो इसी प्रकार और भी अन्य देश थे जो अफ्रीका, एशिया के और भी ऐसे देश थे, अफ्रीका के बहुत सारे ऐसे देश थे जो विकासशील देश हैं, जो आज भी विकासशील देश हैं और अपने आप को विकसित करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये एक बार मुख्य विचार देख लीजिए, स्वतंत्रता, शांति, सहयोग और विकास, यही गुट निरपेक्षता की आत्मा है। एक बार इसके एमसीक्यू देखते हैं कि गुट निरपेक्षता को भारत की विदेश नीति की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्यों कहा गया। भाई क्योंकि उसने भारत और स्वतंत्र रहकर सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना चाहता है। इसकी उत्पत्ति, गुट निरपेक्षता की उत्पत्ति किस आधार पर हुई थी, उसकी उत्पत्ति हुई थी स्वतंत्र राय रखने और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने निर्णय स्वयं लेने के आधार पर। नहीं तो अगर वो अमेरिका के साथ जुड़ जाता तो अमेरिका की सुननी पड़ती, अगर उसको यूएसएसआर के साथ जुड़ जाता तो उनकी सुननी पड़ती। तो इसीलिए उन्होंने 1961 में क्या हुआ था, गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था। गुट निरपेक्ष संस्थापक देशों ने गुट निरपेक्ष बनाया था और इसका पहला सम्मेलन हुआ था, जिसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य ये था कि नव स्वतंत्र देश, जो भी आजाद हुए नए देश, उनको अपनी स्वतंत्रता और संप्रभुता अधिकारों का प्रयोग का अवसर देना। लास्ट क्वेश्चन, गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख संस्थापक देशों में से दो देश कौन से थे, तो आंसर होगा भारत और चीन। एक मिनट, ये मेरे को नहीं, ये थोड़ा सा गलत लग रहा है, इसका आंसर भारत और चीन नहीं है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख संस्थापक देशों में भारत और इसके अलावा युगोस्लाविया, मिस्र और इंडोनेशिया और घाना, ये वाला प्रश्न गलत है, इसको आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे। आज की वीडियो में मैंने आपको इतने दो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं और इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगी संयुक्त राष्ट्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में ज़रूर आता है संयुक्त राष्ट्र। मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए उसमें मैं ये संयुक्त राष्ट्र के बारे में जो मेन इसके क्वेश्चन आएंगे मैं वो करवाऊंगी। तो ये मेरी वीडियो है, तो अभी के लिए इतना ही। तो बाय, और मेरे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू।